अगर किसी को एडमिशन लेना है 2024 सितंबर के लिए तो उसको चाहिए कि वो अभी अप्लाई करना शुरू कर दे। तो किसी ने कमेंट किया था कि मुझे आपके कॉलेज में इसमें एडमिशन लेना है, तो उसका कि ज़रूरी नहीं कि आप कंसल्टेंट से अप्लाई करो तो आपका अप्रूवल ही आए, तब भी उस सिचुएशन में भी रिजेक्ट हो सकता है। ये सारा भाई किस्मत पे है। अल्लाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक आप लोगों का एक और व्लॉग में। और आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि आप कनाडा मतलब आपने प्रोसेस आपका किस तरह था, आपने अप्लाई कैसे किया, कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है और ये सारे तरीके कि हम कनाडा कैसे आए, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे। तो ये एकदम जनरल सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो टाइप मैंने सोचा बना देती हूँ। अल्लाह मियाँ, ये देखें, मैं पहले आप लोगों को ये दिखाऊँ मैं खड़ी कहाँ हूँ। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाई है ये नीचे सारी, और ये इस तरह की जगह पे मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और नीचे खाई ही है। और मुझे लगता है कि मुझे ना इस तरफ से थोड़ा सा दूसरी तरफ चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर भी हो सकता है। क्योंकि एक तरह से ये जंगल ही लग रहा है मुझे, जैसे कि होता नहीं मरी के पहाड़ों से नीचे देखो तो जंगल नज़र आता है, बिल्कुल उसी तरह का जंगल सा लग रहा है ये। तो थोड़ा कहीं सही जगह पे जाके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि मैं मतलब आप लोगों को जो भी चीज़ बताऊंगी ना, कोई बनाई हुई किस्सा कहानी टाइप नहीं बताऊंगी। जो चीज़ जैसे होती है मैं वो चीज़ वैसे बताऊंगी। कोई चीज़ मुझे नहीं पता तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी मुझे कोई स्टोरी बिल्डअप करके या अपने आप को बहुत वाव दिखाने का कोई शौक नहीं है। तो जो चीज़ जैसे होगी मैं वैसे ही बताऊँगी आप लोगों को, कोई एक्स्ट्रा कहानी कोई एक्स्ट्रा स्टोरी नहीं होगी। तो अब अपनी बातें सारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आप लोगों का एडमिशन लेना। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, एडमिशन लेने के लिए अब मैंने तो कंसल्टेंट कराया था। ठीक है, कंसल्टेंट क्यों कराया था, क्योंकि मुझे 3 साल का गैप आ गया था बीच में, तो वो रिस्क लेने का दिल नहीं था और ये सारा कुछ, और वैसे ही मतलब कराया था कंसल्टेंट। और क्योंकि अगर रिजेक्ट हो जाता है जो भी, खैर ये बात बहुत बड़ी एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आप कंसल्टेंट से अप्लाई करो तो आपका अप्रूवल ही आए, तब भी उस सिचुएशन में भी रिजेक्ट हो सकता है। ये सारा भाई किस्मत पे है। हाँ, ये अल्लाह की मर्जी है कि किसी का कब लगना है वीज़ा। किसी का बहुत लो फाइनेंशियल्स के साथ भी लग जाएगा और किसी का बहुत हाई फाइनेंशियल्स के साथ भी नहीं लगेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि लाइक किस्मत पे है यार, सही बात है। ओके, जो सबसे पहला स्टेप होगा ना इस सारे प्रोसेस के लिए वो होगा आपको कॉलेज में एडमिशन लेना। ठीक है, अब इस चीज़ से पहले एक और चीज़ आती है। कनाडा ने ना कुछ कंट्रीज़ को ना एक उसमें डाला हुआ है, SDS बोलते हैं उसको, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब मैं आप लोगों को उसका ना मतलब एक मोटा मोटा डिफरेंस बता देती हूँ, SDS और नॉन SDS का क्या होता है। कुछ कंट्रीज़ SDS में है जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है। ठीक है, इन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आप मतलब वीज़ा रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है, अप्रूवल के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप पूरे साल की फ़ीस पहले पे कर देते हो। उसके अलावा यहाँ कनाडा में एक बैंक अकाउंट खोल के उसमें $10,000 का एक अमाउंट रखवा देते हो। ठीक है, ये आ गया SDS आप लोगों को, मतलब मैंने छोटा मतलब उसका स्पेसिफिक्स बता दिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब नॉन SDS जो होता है, नॉन SDS में ऐसा होता है कि बस आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है और बस। ठीक है, नॉन SDS में ये होता है, और आपने अपनी टिकट वगैरह लेनी है, ये होता है। तो अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है SDS और नॉन SDS वाली। अब मैं आई हूँ पाकिस्तान से तो जाहिर है मेरा SDS में आया है। तो अब दूसरी चीज़ ये कि अब जो कॉलेज के एडमिशन होते हैं ना, जैसे चलो मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। अब मैंने आना था सितंबर 2023 के लिए, तो जो मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन आपको काफ़ी पहले लेना पड़ता है, मतलब लास्ट ईयर से आपने उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी होती है। तो मैंने अपना एडमिशन लिया था नवंबर 2022 या दिसंबर 2022 पे। ठीक है, और अब वो डिपेंड करता है आपने कॉलेज में जाना है कि यूनिवर्सिटी में जाना है, दोनों के काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं और वो सारा कुछ भी है। क्योंकि कॉलेजेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से चीप होते हैं, बट चीप नहीं होते, और यूनिवर्सिटीज़ जो सी होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो वो उसका मेन यही डिफरेंस आता है, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो इस वजह से मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो डिग्रीज होती हैं उसका इतना वो नहीं होता, और उसके अलावा आपको बहुत एडिशनल टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। GMAT हो गया, GRE हो गया, फिर जाके आप कैपेबल बनते हो उनमें एडमिशन के लिए, और उनके काफ़ी मतलब मुश्किल क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अच्छा, अब आप लोगों का एडमिशन हो गया। ठीक है, सपोज एडमिशन हो गया। एडमिशन करने के बाद क्या करना है, एडमिशन करने के बाद उसका अप्रूवल ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर आपने अपने पास रखना है, और उसके बाद वीज़ा अप्लाई होता है 5 महीने पहले तक। ठीक है, 5 से 6 महीने पहले तक आप अप्लाई कर दो, और अगर ज़्यादा जल्दी पहले अप्लाई कर दिया तो वीज़ा लटक जाता है। मतलब
वो काफ़ी टाइम लगाता है। अप्रूव होना है, अप्रूव हो जाता है, नहीं होता तो फिर रिजेक्ट हो जाता है, वो तो अलग बात है। बट अगर बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया तो जो पिछले पड़े होंगे उनके अंदर वो क्लैश हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वीज़ा। अच्छा, इन बिटवीन में आप लोगों को STS का जो पैसे आप लोगों ने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं वो बताना भूल गई। वो तो खैर बात की बात है, अगर आप लोग चाहोगे कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ सेपरेट तो वो मैं GIC की वीडियो बना दूंगी। बट GIC का इस तरह का है पाकिस्तान से, खास तौर पे क्योंकि मैंने अपनी पाकिस्तान से कराई थी तो मैं आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सही से बता सकती हूँ। पाकिस्तान में बेस्ट ये है मीज़ान बैंक में आप लोगों ने अकाउंट खुलवाना है। और अच्छा, अकाउंट ज़ाहिर है अकाउंट तो सबका खुला होता है, और अगर किसी ने नया अकाउंट खुलवाना है ना तो एक चीज़ की कोशिश करे कि मेन वाली ब्रांच में जाके खुलवाए। मेन ब्रांच से मेरा मतलब ये है कि पहले जाके मतलब ऐसा ना हो कि उस ब्रांच का जो उनका मैनेजर है उसको खुद ही ना पता हो कि GIC होता क्या है, ठीक है, जो कि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मतलब जाके मैं ही उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि GIC क्या होता है और आप लोगों ने क्या क्या करना है, ये फॉर्म निकालें, क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियोज़ देख के गई थी ऑलरेडी। और अगर कोई गल्फ कंट्री से करा रहा है उसका मुझे आइडिया नहीं है। वो GIC का तो मेन मतलब STS का मेन होता ही ये है कि आप पूरे साल की फीस जमा कराते हो और GIC जमा कराते हो तो होता है। और ये सारा पाकिस्तान से होता है, इंडिया से होता है, चाइना से होता है, और भी STS कंट्रीज़ की कुछ लिस्ट है, वो आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो STS कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंस क्या होता है नॉन STS का क्या होता है? STS जो होता है ना, इसमें वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और वीज़ा जल्दी आ जाता है, सुनने में ये आया हुआ है, ठीक है। बट अभी नॉन STS भी यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके वीज़े जल्दी आ जाते हैं। वो मैंने फिर वही बात आ जाती है, टोटली ये सब कुछ लक पे डिपेंड करता है। और दोबारा से मैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाऊंगी, कॉलेज में एडमिशन। अच्छा, अब कॉलेज में एडमिशन क्या लेना कैसे है, कॉलेज की फ़ीस कैसी है, वो आप लोगों को एक एक चीज़ उस पर मिल जाती है। ऑनलाइन लिख के देखो तो उस पर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स तक आ जाएंगी कि अगर आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा है इसके इतने क्रेडिट आवर होने चाहिए, इसके इतने क्रेडिट आवर होने चाहिए, इसके इतने क्रेडिट आवर होने चाहिए, ठीक है। अब जो मेरी पिछली बैचलर्स की डिग्री थी ना उसमें स्टार्ट्स नहीं थी, उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। तो मतलब वो एक एक चीज़ उस पर मैंशन होती है और वो एडमिशन तो भैया आपका कॉलेज नहीं करना हो, और आपकी जब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तब भी होगा एडमिशन। तो वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने दूसरा कोर्स लेना है तो उसके लिए मैं देख रही हूँ अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की मैं कहाँ फॉल करती हूँ। अच्छा, मेरे कमेंट्स में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मुझे आपके कॉलेज में पता नहीं किस वीडियो में, तो किसी ने कमेंट किया था कि मुझे आपके कॉलेज में इसमें एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो उन जो मतलब आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग ने आपने क्या करना है कि आपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फ़िल्टर लगाना है पोस्ट ग्रेजुएट, आप लोगों का ज़ाहिर है पोस्ट ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करना है, उधर से चेक करना है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आ जाएंगे। मतलब ये कॉलेज कनाडा का सबसे बड़ा कॉलेज है एरिया वाइज और वो सारा कुछ, और कोर्सेज भी आई थिंक सबसे ज़्यादा फैंशो ही ऑफर करता है, तो इतने ज़्यादा कोर्सेज आ जाएंगे। अब मैं कॉलेज की प्रमोशन नहीं कर रही बट मैं वैसे ही बता रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो उसमें से आप कोर्स को खोल के देखो, उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखो। सबसे पहले तो अगर आपकी वो पूरी होती है ना तो उसके नीचे सबसे नीचे जाके ना पेज के एक ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। अप्लाई नाउ के अंदर क्या होता है उस पर लिखा आएगा 100 कैनेडियन डॉलर्स है एप्लीकेशन फ़ीस, तो वो पे करो और अप्लाई करो। और उसके बाद अगर आता है तो फिर वो ऑफ़र लेटर आ जाएगा। फिर वो आपको एक टाइम पीरियड देते हैं कि आपके पास इतना टाइम है फ़ीस जमा कराने का, ये वो। तो पहले तो आप फ़ीस पे करते हो और उसके बाद मतलब वो एक तो होती है, एक फ़ीस होती है, मैंने तो खैर अप फ्रंट सारी ही पे कर दी थी, वरना होती है मतलब इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 2300, बट बाद में भी आपने डिपॉजिट करना है। इनिशियल डिपॉजिट वैसे ही आपको किस्त में वो दे देते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम 23 कर दिया और बाकी जितनी फीस है आपकी वो आप बाद में पे कर दो, बट उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक साथ भी पे कर दो तो एक ही बात है। तो वो पे करनी है। अच्छा, ये फ़ीस वगैरह पहले पे करनी है ज़ाहिर है, और उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट करना है, STS का करना है, जो भी सारा है वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो हाँ, यही सब था। हाय, मैं आप लोगों को सच बताऊं, मेरी ना बाजू में इतनी शदीद दर्द होने लग गई ना ये फ़ोन पकड़ पकड़ के, तो अभी बस मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैंने कहा सुकून से बैठ के अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें आराम से समझ आई होंगी, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैंने बहुत डिटेल में बहुत आराम से सारा कुछ बताने की कोशिश की थी और कोई फजूल बात नहीं की थी बीच में, सारा टू द पॉइंट था, सारा डायरेक्ट था, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बहुत है किसी को। अच्छा, और थोड़ा और मैं सही से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर किसी को एडमिशन लेना है 2024 सितंबर के लिए तो उसको चाहिए कि वो अभी अप्लाई करना शुरू कर दे कॉलेज में। वीज़ा अप्लाई ना करना ज़्यादा जल्दी, वीज़ा अप्लाई करना है 5 या 6 महीने पहले, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी वीज़ा अप्लाई कर दिया तो वो लटक जाएगा, मतलब टाइम लगेगा इनका वीज़ा प्रोसेस, मतलब थोड़ा स्लो है, तो फिर वो आपका वीज़ा टाइम लगेगा और आप लोगों को फिर टेंशन होती रहेगी कि आ क्यों नहीं रहा।
ये इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि एक लड़की है जो अभी मेरे साथ आई है यहाँ पे, उसका वीज़ा बहुत टाइम का अप्लाई हुआ था, उसका रिप्लाई आया 8 महीने बाद, ठीक है। उसका 8 महीने बाद उसे पता चला कि वीज़ा लग गया है। मतलब बहुत लंबा टाइम है 8 महीने बाद वीज़ा लगना, और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इतना तो नॉन STS में लगता होता, जबकि उसका STS में था, उसने पाकिस्तान से किया था। तो और STS में जो नॉर्मल वीज़ा का टाइमलाइन है वो इतना ही होता है, 1 महीना 45 डेज, 2 महीना इतना ही होता है, और इससे कम भी हो सकता है। मगर ये आपको मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम। मेरा वीज़ा लगा था 40 डेज में, ठीक है, जिसके 30 डेज के बाद मुझे भी थोड़ी टेंशन होना शुरू हो गई थी कि पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। और वो खैर मेरी वो अलग कहानी है, तो वो मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी, माई वीज़ा टाइमलाइन और माई वीज़ा स्टोरी, ये सारा कुछ, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे अब आगे किस चीज़ पे वीडियो बनानी है।